है। मतलब जितना जो ज़्यादा सर्वाइव करेगा उसको ज़्यादा सिलेक्ट किया जाएगा नेचर के अंदर। अब सिंपल को समझते हैं आपके एग्ज़ाम से, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता फिर, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। तो जो ज़्यादा पढ़ा है उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब हम डार्विन का जो बात है वो ऐसे लेके चलते हैं कि अगर जैसे कि आपको पता है लाइफ में स्ट्रगल्स तो होते ही होते हैं, ठीक है? जिन्होंने इस स्ट्रगल्स को पार कर लिया, है ना? जिन्होंने इस स्ट्रगल को पार कर लिया, तो वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जिन्होंने सर्वाइव कर लिया वो फिट कर गए एनवायरनमेंट में, ठीक है? और जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया, तो वो क्या हो गए? वो फिट नहीं कर पाए और उनको क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी। तो जो उनको नेचर ने सिलेक्ट भी नहीं किया है, कम्पीट नहीं किया तो सिलेक्ट भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप फिटनेस और इंडिविजुअल की जो फिटनेस होती है वो डिपेंड करती है उसके सर्वाइवल रेट पे। जितना ज़्यादा सर्वाइव करेगा उतना ज़्यादा वो फिट होगा और उतना ज़्यादा ही हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ खुशबू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकंड पार्ट है इवोल्यूशन का, ठीक है? जो कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है। हम जो पहला पार्ट है वो कर चुके हैं इसमें जिसमें थ्योरीज हैं थोड़ी और इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है? आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है? सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर फॉसिल्स आते हैं। फॉसिल्स होते क्या है? फॉसिल्स बेसिकली जो होते हैं वो पास्ट ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं ना, जैसे मानते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से कैसे पता चलेगा कि जैसे कि जो पास्ट ऑर्गेनिज्म थे ना उनके हार्ड पार्ट्स कुछ रह जाते हैं रॉक्स के अंदर तो उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं बेसिकली जो कि ज्यादातर जो रहते हैं मतलब बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं फॉसिल्स बोलते हैं ठीक है जैसे फॉसिल्स मैं आपको दिखा देती हूँ एक देखो कैसे होते हैं फॉसिल्स फॉसिल्स होते हैं ऐसे जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हार्ड पार्ट रह जाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स ये फॉसिल्स है हमारे क्या है ये फॉसिल्स है ठीक है? ये हमारे फॉसिल्स हैं, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है जो कि इससे हमें पता चल जाता है एविडेंस होता है ये बताने का कि ये ऑर्गेनिज्म ये था जो प्रेजेंट था या नहीं था, ठीक है? अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो पैटर्न्स एंड फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। पैटर्न्स एंड फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन में क्या होगा? सबसे पहला पैटर्न जो है 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स, एक होता है हमारा एनालोगस ऑर्गन। इसको याद कैसे करेंगे? अब देखो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ से जिनका ओरिजिन सेम होता है दिस वन ये देखो ये जो है इनका क्या है और ये जो एक सिंगल ओरिजिन है ठीक है ओरिजिन सिंगल है और उसके बाद फंक्शंस क्या है डिफर कर रहे हैं है ना फंक्शन डिफर कर रहे हैं अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला है अब कन्वर्जन टू एवोल्यूशन कन्वर्जन में मतलब क्या है ओरिजिन तो अलग अलग है पर जो फंक्शंस है ना वो सिमिलर है फंक्शन सिमिलर है तो हम कैसे पता चलेगा सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन को क्या बोलेंगे हम होमोलोगस ऑर्गन और जो एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं डिफरेंट ओरिजिन ओरिजिन तो दूसरा है पर एक ही सिमिलर फंक्शन है जैसे सबसे पहला जो हम एग्जांपल देते हैं वो कौन सा देंगे होमोलोगस ऑर्गन का फोर लिम्स ह्यूमन के जो फोर लिम्स होते हैं और जो विंग्स होते हैं किसके बैट के वो सेम होते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर आते हैं क्योंकि देखो जो ह्यूमंस है और बैट्स है ना वो दोनों मैमल्स हैं है ना तो ओरिजिन क्या हो गया इन दोनों का मैमल्स है ये और इनके फंक्शन दोनों के अलग है फोर लिम्स हमारा काम करता है लिखने के लिए है ना और जो विंग्स होते हैं वो जो बैट्स के जो विंग्स होते हैं वो फ्लाई करने के काम आते हैं ठीक है अब एनालोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं हम एनालोगस ऑर्गन्स में क्या होता है देखो एनालोगस ऑर्गन्स में आता है हमारा डिफरेंट ओरिजिन ओरिजिन डिफरेंट है पर सेम फंक्शन है जैसे कि देखो बैट एंड विंग्स बैट्स एंड इंसेक्ट के विंग जो बैट है और इंसेक्ट है बैट क्या है हमारा मैमल है और जो इंसेक्ट क्या है हमारा इंसेक्ट है ना तो उन दोनों की विंग्स जो है ना वो दोनों क्या करते हैं दोनों अलग अलग ओरिजिन से बिलोंग करते हैं बट जो फंक्शन होता है वो सेम होता है फंक्शन क्या है सेम है ठीक है अब जैसे देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द शार्क एंड डॉल्फिन हालांकि जो डॉल्फिन है वो क्या है हमारी मैमल है ना पर स्ट्रीमलाइन बॉडी दोनों का काम तो एक ही है ना तो दोनों का काम तो एक ही है तो दोनों का काम क्या है तैरना है ना तो स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द डॉल्फिन आगे आगे देखेंगे तो इसके अंदर होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर अगर हम याद करेंगे तो होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर जो इवोल्यूशन आता है उसको हम इवोल्यूशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या बोलेंगे उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगस ऑर्गन्स को हम बोलेंगे हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो कैसे याद करेंगे पता क्या चलेगा डाइवर्जेंट और इवोल्यूशन किसका पार्ट है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है हमारा होमोलोग डाइवोल्यूशन सॉरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर हमारा क्या आएगा होमोलोगस ऑर्गन्स आएंगे जिसको हम बोलते हैं एच डी ए सी से याद करेंगे एच डी मतलब हाई डेफिनेशन याद करते हैं ना तो हमारा एच डी मतलब होमोलोगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एनालोगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ए सी ठीक है ऐसे याद करेंगे आया समझ में अब धीरे धीरे नेक्स्ट वाला इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं किसके एनालॉगस के जैसे कि हो गया जो हमारा ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो में वो और हो जाते हैं एग्जांपल्स ठीक है तो उनको आप धीरे धीरे देखते रहिए
ठीक है? अब आप खुद भी देखो ना कुछ, कुछ चीज़ खुद भी कर लो, सब कुछ टीचर नहीं कराएगी। तो धीरे-धीरे आप जो चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं। एनालॉगस ऑर्गेनिज़्म ऑर्गन्स के एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं और, ठीक है? एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्ज़ाम्पल और क्या-क्या हैं और होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्ज़ाम्पल क्या हैं और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे नीचे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारा आगे वाला पार्ट है, उसमें एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं लेमार्क थ्योरी। लेमार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। उन्होंने ये बताई थी कि देखो, जैसे जिराफ की नेक होती है, उन्होंने बोला कि जो पहले ना जिराफ की नेक छोटी होती थी, है ना? पर जैसे-जैसे क्या बोलते हैं जिराफ ना उनको खाना नीचे नहीं मिलता था, तो जिराफ ने क्या कर दिया अपने पेड़ों के ऊपर जो पेड़ होते हैं ना पेड़ों के ऊपर खाना शुरू कर दिया मतलब पेड़ को से खाना शुरू कर दिया। तो जो उनकी नेक थी वो नीचे थी। अब पेड़ों से ऊपर खाना जब पेड़ों से खाना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपना गर्दन झुका के खाने लग गए, है ना? गर्दन झुका के खाने लग गए। तो जैसे-जैसे अब प्रोजेनी बढ़ती रही तो सारे जिराफ कैसे आते रहे? लंबी-लंबी गर्दन के आते रहे। उन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है? उन्होंने ये दी कि जिस ऑर्गन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ऑर्गन हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या फिर आगे क्या बोलते हैं आगे वही ट्रांसफर होती है, आगे वही प्रोजेनी में जाती है, ठीक है? तो कहने का मतलब था उन्होंने ये बताया कि जो जिराफ थे, जो पहले छोटे थे, वो धीरे-धीरे जब वो ट्रीज़ पे खाने लगे और आगे जब उनकी प्रोजेनी बढ़ती रही, तो जो उनकी नेक थी, वो सबकी लंबी होती गई, है ना? ये बात हो गई। इन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करी, मतलब जो कैरेक्टर एक्वायर हो गया ना, वही आगे प्रोजेनी में रिपीट करेगा, ठीक है? पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था इसका, क्या बोलते हैं जिराफ का। दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया था जो ड्वेलर्स होते हैं ना, केव में रहते हैं। उन्होंने ये बताया था कि वो अंधेरे में रहते हैं हमेशा, तो उनकी जो आई साइट होती है, वो बहुत ही वीक होती है और धीरे-धीरे वो वीक होती ही जाती है, जैसे-जैसे प्रोजेनी आगे बढ़ती है, ठीक है? पर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब क्या बोलते हैं, तो इनकी थ्योरी भी क्या कर दी गई? डिसअप्रूव कर दी गई। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता कि जो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन कई हद तक ठीक है आपकी बात, पर इसको हम आगे कैसे क्लेरिफ़ाई करेंगे? तो आगे साइंटिस्ट आए डार्विन जिन्होंने ये बताया कि फिटनेस उन्होंने बताया कि नहीं ये जो थ्योरी है वो डिसअप्रूव हो गई। इन्होंने अब अपनी थ्योरी दी जिन थ्योरी का जो नाम था वो क्या था फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल मतलब जो इंडिविजुअल की जो फिटनेस है, वो उस पे डिपेंड करेगी कि इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के अंदर कैसा रहता है। जिस इंडिविजुअल के अंदर सर्वाइवल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़िंदा हो जाएगा। मतलब वो इन द सेंस वो बेटर सर्वाइव कर जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर, है ना? और जिसकी सर्वाइवल कैपेसिटी कम होगी, वो सर्वाइव कम कर पाएगा, है ना? मतलब जितना जो ज़्यादा सर्वाइव करेगा, उसको ज़्यादा सिलेक्ट किया जाएगा नेचर के अंदर। अब सिंपल को समझते हैं आपके एग्ज़ाम से। जो ज़्यादा पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता पर। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। तो जो ज़्यादा पढ़ रहा है, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब हम डार्विन का जो बात है, वो ऐसे लेके चलते हैं कि अगर जैसे कि आपको पता है लाइफ में स्ट्रगल्स तो होते ही होते हैं, ठीक है? जिन्होंने इस स्ट्रगल्स को पार कर लिया, है ना? जिन्होंने इस स्ट्रगल को पार कर लिया, तो वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं। कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जिन्होंने सर्वाइव कर लिया, वो फिट कर गए एनवायरनमेंट में, ठीक है? और जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया, तो वो क्या हो गए? वो फिट नहीं कर पाए और उनको क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी। तो जो उनको नेचर ने सिलेक्ट भी नहीं किया, है ना? कॉम्पीट नहीं किया, तो सिलेक्ट भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप फिटनेस और इंडिविजुअल की जो फिटनेस होती है वो डिपेंड करती है उसके सर्वाइवल रेट पे। जितना ज़्यादा सर्वाइव करेगा उतना ज़्यादा वो फिट होगा और उतना ज़्यादा ही उसको नेचर सिलेक्ट करेगा। नेचर उतना ज़्यादा ही सिलेक्ट करेगा। नेचर फेवर्स फॉर द इंडिविजुअल हू फेवर्स फॉर हू सर्वाइव मोर। ठीक है? जो कि बेटर फिट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिनके अंदर कॉम्पीट करने की शक्ति होती है, जो कि हर एनवायरनमेंट में एडप्ट करने की शक्ति होती है ना? तो उन इंसानों को ज़्यादा लिया जाता है या फिर उन ऑर्गेनिजम्स को या फिर वो उस प्रोजेनी को ज़्यादा ही हाइलाइट किया जाता है, वो आगे बढ़ती रहती है। सिंपल बात है। ठीक। अब दूसरी बात ये है कि जो आई। डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी? डार्विन की जो थ्योरी थी उसको एक बार हम रीडिंग भी लगा लेते हैं इनकी, है ना? जो डार्विन की थ्योरी थी वो क्या थी? कि जो पॉपुलेशन साइज़ होता है, किसका जो पॉपुलेशन साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है? कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ के लिए कॉम्पिटिशन होता है। स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है रहने के लिए, एक्जिस्टेंस करने के लिए और उसके बाद ही नेचर आपको सिलेक्ट करेगा। ठीक है? और वेरिएशंस आते हैं ना जो इनहेरिटेड होते हैं मतलब पहले से इनहेरिट होके आते हैं आगे। नेचुरल सिलेक्शन होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सर्वाइव कर गया वही सिलेक्ट हो जाएगा उसी को नेचर सिलेक्ट करेगा सर्वाइवर लीव्स मोर प्रोजेनी जो सर्वाइव होते हैं ना वो ही ज्यादा प्रोजेनी लीव करते हैं और उसके बाद न्यू फॉर्म्स अराइजेस टू दी अराइव मतलब अपीयर्स टू अराइज और नई फॉर्म तभी अराइव होती है जब वो सर्वाइव करना धीरे धीरे सीखते हैं
आया समझ में? सिंपल बात है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इंसान ज़्यादा एडैप्ट करेगा, जो जिसको हर सिचुएशन में हैंडल करना आता है, जो कम्पीट भी कर सकता है, जो एडैप्ट भी कर सकता है एनवायरनमेंट में, वही सर्वाइव करेगा। ठीक है? वही सर्वाइव करेगा और नेचर भी उसी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है? सब हम कहते हैं ना कभी-कभी कि यार प्रॉब्लम सिर्फ़ उसी को आती है जिसको झेलने की शक्ति होती है ना? तो ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है डार्विन की थ्योरी का। प्रॉब्लम्स क्या मतलब जितनी ज़्यादा आपके अंदर कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा आप सर्वाइवल कैपेसिटी आपकी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी और नेचर आपको ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है? वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम जिसको आएगी, वो उसी को भगवान प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान उस वो इंसान जो है, वो प्रॉब्लम से टैकल कर पाएगा। वो जल्दी उस प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा और उसको उसके अंदर कैपेसिटी है कि हाँ, वो डट के खड़ा रहेगा उस प्रॉब्लम में, ठीक है? तो वही चीज़ डार्विन की थ्योरी में एप्लीकेबल होती है। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? अभी तक हम ये पढ़ते गए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आई, वो आई हमारी एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का जो जीता ज़्यादा एग्ज़ाम्पल है, वो हमारा क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कैसे होगा? देखो, जो प्रोसेस होता है एडाप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि जो प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज़्म ना डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, एंसेस्टर स्पीशीज़ टू द अदर फॉर्म्स। जैसे कि मान लो, कोई भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ, है ना? कोई भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ और कई कोई न्यू रिसोर्सेज़ एडॉप्ट हुए। जैसे कि अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि ना आप पहले गाँव में रहते थे, ठीक है? आप पहले गाँव में रहते थे। अब आपको वहाँ पे लगा कि जो रिसोर्सेज़ हैं वो भी बहुत कम है ना? और मैं यहाँ पे कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो और ना मेरी यहाँ पे जॉब लग रही है। तो आपने क्या कर दिया, आपने माइग्रेट कर दी आप माइग्रेट हो गए किसी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है? आप माइग्रेट हो गए किसी अर्बन एरियाज़ में। जैसे आपका एनवायरनमेंट का चेंज हुआ, है ना? आपके न्यू रिसोर्सेज़ अवेलेबल हुए या फिर कुछ भी चीज़ें मतलब बायोटिक इंटरैक्शंस हुई, जो भी है एनवायरनमेंट की इंटरैक्शन हुई, न्यू रिसोर्सेज़ अवेलेबल हुए। खुद ब खुद आपकी क्या होगी प्रोजेनी आगे बढ़ने लगी, है ना? प्रोजेनी आगे बढ़ने लगी। कहने का मतलब ये था कि जो आपका ओरिजिन था, वो तो सेम था, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप डाइवर्सिफाई होते गए, ठीक है? और वहाँ जाके अपनी आपने एक नई प्रोजेनी डेवलप कर ली। वहाँ जाके आपने नई प्रोजेनी डेवलप कर दी, जहाँ पे रिसोर्सेज़ पहले बहुत कम थे और अब मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे रिसोर्सेज़ क्या हो गई? वहाँ पे रिसोर्सेज़ थे और वहाँ पर तरह-तरह के लोग और आने लगे, है ना? जैसे कि एडाप्टिव रेडिएशन और वहाँ पे एडॉप्ट कर लिया। है ना? एडॉप्ट कर लिया। तो डार्विन फ्रिंजेस जो था सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल था इनका और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियलिस था एग्ज़ाम्पल। समझ में आया? एडॉप्टिव रेडिएशन क्या थी कि वो प्रोसेस जिससे जो ऑर्गेनिज़्म है वो डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है फ्रॉम द एंसेस्टर स्पीसीज़ इंटो द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू फॉर्म्स नई-नई फॉर्म्स के अंदर। एंसेस्टर स्पीसीज़ रहेगी पर नई-नई फॉर्म्स के अंदर डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा या फिर एडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है? पर व्हेन अ चेंज इन एनवायरनमेंट अगर एक चेंज एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज हुआ या रिसोर्सेज के अंदर कुछ चेंज हुआ या फिर कोई भी चीज अल्टर हुई तो उनके अंदर भी चेंज आता है ठीक है उनके अंदर भी क्या आएगा चेंज आएगा सबसे अच्छा एग्जांपल डार्विन फ्रिंजेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ठीक है अब हम नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल एक बार ये देख लेते हैं देखो होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स मैंने बताए थे और इस सबसे ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर कौन सा काम आएगा होमोलोगस ऑर्गन अब उसके बाद देखो यहाँ पे थोन यहाँ पे क्या है जो हमारे वेट यहाँ पर देखो बोगनविलिया ठीक है कुकुरबिटा बोगनविलिया कुकुरबिटा किसके एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गेनिज के एग्जांपल है जो कि प्लांट में प्रेजेंट है मैंने आपको बताया था ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होमोलोगस ऑर्गेनिज उनके इनके अलावा बताओगे आप मुझे ठीक है अब उसके बाद होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स ये रहे मैन चीता वेल बैट है ना ये वाले एग्जांपल्स हो गए अब आपको पता है जो जो क्या बोलते हैं डार्विन फ्रिंजेस धीरे-धीरे अडॉप्ट होती गई। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियलिस का ये बताया मैंने, ये एडैप्टिव रेडिएशन का पार्ट है, दोनों के दोनों चीज़ें। ठीक है? अब आपको समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल सही है, समझ में आया पूरा? पैटर्न्स एंड ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन समझ में आया? पहले थ्योरीज़ कराई थी, फिर धीरे अब हम स्टार्ट करने लगे ओरिजिन एंड पैटर्न्स ऑफ ओरिजिनल पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन और धीरे-धीरे हमने 1-2 स्टोरीज़ पढ़ ली जो कि लेमार्किज़्म थ्योरी थी और एक डार्विन थ्योरी थी। लेमार्किज़्म थ्योरी ने क्या कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करी उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर एक्वायर्ड हो जाता है वही प्रोजेनी में आगे जाता है। ठीक है? डार्विन ने बल्कि ये बोला कि नहीं, ये गलत है। डार्विन ने ये बोला कि जो बंदा बेटर सर्व मतलब जो ऑर्गेनिज़्म या फिर जो इंडिविजुअल बेटर सर्वाइव करेगा एनवायरनमेंट के अंदर, वही उसके अंदर ही नेचुरल कैपेसिटी होगी। नेचर उसको ही सिलेक्ट करेगा। नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है? अब आप मुझे बताओगे हाँ, तुम देख रहे हो? तुम, ठीक है? सारी थ्योरीज़ याद हुई जितनी मैंने बताई, ठीक है? और नहीं हुई तो उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है? तुम्हें याद करनी है सारी थ्योरीज़, ठीक है? हाँ,
तुम्हें जितनी भी थ्योरीज़ मैंने बताई है और वही थ्योरी इम्पोर्टेंट है और उन सबको आप छोटे-छोटे क्रिस्प पॉइंट ज़्यादा बड़े-बड़ी थ्योरीज़ भी नहीं दी मैंने पूरा पैराग्राफ दे दिया हो जैसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं थ्योरी के, उनको पढ़ लेना, उनसे ही क्वेश्चन्स आएँगे और आप ऐसे-ऐसे करते जाओ, ठीक है? अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल और उसके बाद हमारा जो इवोल्यूशन की जो सीरीज़ है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो टिल देन टेक केयर, बाय-बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आप साइड बाय साइड पढ़ते रहें और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे ये बताना है आपको कि होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल्स और एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स बताना ठीक है दोनों कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपको थैंक यू सो मच